1 फरवरी को केंद्र सरकार देश का बजट पास करेगी और देश के इतिहास में पहली बार होगा कि जब रविवार के दिन ये आम बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ मिलने जा रहा है और कितनी इस बजट के बाद रियल एस्टेट की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के धुरंधरों की जुबानी, इस बजट की पूरी कहानी और रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों की सच्चाई। देखिए, काफ़ी उम्मीदें हैं। हमने सरकार को रिकमेंडेशन भी भेजा है पीछे, और उसमें कुछ 2-3 मुद्दे हैं। एक तो हमने बोला है कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और वो रीज़न इसलिए भी कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर आप कोई फैक्ट्री में पैसे लगाते हैं, जिसमें आपको सरकार लैंड के लिए पैसा भी देती है, बिल्डिंग बनाने के लिए देती है, मशीनरी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और जब वो यूनिट सिक हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल तो डूब ही गया, मशीनरी की भी रीसेल वैल्यू या बिल्डिंग की कुछ नहीं होती। जबकि रियल एस्टेट में बिल्कुल उल्टा है। रियल एस्टेट में वैल्यू हमेशा सरकार की बढ़ती रहती है, वैल्यू प्रॉपर्टी की, एसेट की वैल्यू बढ़ती रहती है, और पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एनपीए होते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो पैसा सरकार का वापस आ जाता है। और दूसरा, हमने उनको बोला, सरकार को रिकमेंडेशन दी थी कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार की जो थी, स्कीम थी, वो 2 लाख रुपए पिछले 12 साल से वही चलती आ रही है। एंड यूजर के लिए है वो। अगर कोई घर खरीदता है तो इंटरेस्ट के ऊपर जो सब्सिडी इंटरेस्ट में सरकार रिलीफ देती है इनकम टैक्स में, वो 2 लाख की लिमिट है, और पिछले 12 साल से वही चलती आ रही है। तो हमने उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए करने की बात की है, और पिछले साल भी कहा था। तो मुझे लगता है इस बार शायद, हमें उम्मीद है कि लोगों के लिए वो एक राहत मिल जाएगी। तीसरा, हमने कहा था अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें, तो जो टियर 1 सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई की बात करें या गुड़गाँव की बात करें, सरकार ने उसकी एक लिमिट फिक्स की हुई है। तो 50 लाख रुपए की लिमिट है। 50 लाख रुपए में अफोर्डेबल हाउसिंग का घर आज गुड़गाँव में या मुंबई जैसे शहरों में बड़ा मुश्किल है। तो उसकी लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक किया जाए। तो क्योंकि अगर मुंबई में जाएँगे तो मुंबई में ज़मीन इतनी महँगी है कि वहाँ पर 50 लाख में कोई अफोर्डेबल बन ही नहीं पा रही, जब से 50 लाख की लिमिट थी। तो उसको 1 करोड़ रुपए कर दें। एक मिड सेगमेंट के लिए हमने बोला था कि एक अफोर्डेबल की बात करते हैं। तो जो टियर 3 सिटीज़ हैं, यहाँ पर 60 मीटर, सरकार ने 30 मीटर से 60 मीटर तक के घर को अफोर्डेबल की कैटेगरी में रखा है। और पूरे देश में एक ही सिनेरियो है कि वो 30 मीटर से लेकर 60 मीटर, और साइज़ यही है, और कॉस्ट उसकी 50 लाख रुपए है। तो हमने मेट्रो सिटीज़ में 1 करोड़ रुपए करने की बात की है, और छोटे शहरों में अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर 90 मीटर का घर है, वो भी अफोर्डेबल में आ जाए। वो 3 चीज़ों पे हमने ज़्यादा सरकार से रिक्वेस्ट की है। तो देखते हैं, उम्मीद काफ़ी है। देखिए, आई थिंक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी 9th टाइम में बजट पेश कर रही हैं, और ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि एक लेडीज 9th टाइम भारत सरकार का बजट पेश कर रही है। और हमेशा उम्मीदें रही हैं, और उन्होंने अच्छा ही सोचा और हमेशा अच्छा ही बजट दिया है। और आगे भी उम्मीद करते हैं जो बजट आने वाला है उसमें हर सेक्शन का ध्यान रखा जाएगा। तो एज ए डेवलपर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ थोड़ा सा जीएसटी के बारे में, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर जी हमारे थोड़ा कोई और राहत का कोई रास्ता निकालें, और जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं हरियाणा में उनके बारे में भी सोचें। और हरियाणा सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि कुछ जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको, आपने एक स्कीम निकाली थी वन टाइम सेटलमेंट की जिसको बोला गया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। और क्योंकि और थोड़ी सी सहूलियत और देंगे रियल एस्टेट के अंदर बिल्डर्स को, तो बिल्डर देखिए अच्छा काम कर रहे हैं, और सरकार, हरियाणा सरकार हमारी हर बात सुन भी रही है। हर महीने 2 महीने बाद हमारी नरेटको की मीटिंग होती है, तो हम अपनी चीज़ें सरकार के सामने रखते हैं, और सरकार उसका पॉजिटिव रिस्पांस भी दे रही है और हमारी बातों को नज़रअंदाज भी कर रही है। देखिए, अगर स्टील और सीमेंट तो बैकबोन ऑफ द बिल्डर,
तो इसके बारे में अगर सरकार कुछ थोड़ा सोचे, इनके रेट्स के बारे में थोड़ा सा इसको कंट्रोल करे, इसके ऊपर कोई ड्यूटी या टैक्स थोड़ा सा कम करे, तो वो सहूलियत अगर हमें एज ए बिल्डर मिलेगी तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे फ्यूचर के इन्वेस्टर हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनको भी पास ऑन कर सकें, ताकि उनको एक अच्छे बजट के अंदर रहने के लिए या उनके बिजनेस के लिए कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, कोई रहने के लिए अपार्टमेंट है, उनको हम सस्ता दे सकें, ताकि हरियाणा के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। सरकार से अपील करेंगे कि अब जो छोटे-छोटे पैचेस बचे हुए हैं, जैसे अब मेट्रो का दिल्ली के अंदर आ रहा है कि उन्होंने जो भी मेट्रो के 200 मीटर, 300 मीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर जो एरिया आ रहे हैं, उनकी एफएआर 5 करने जा रहे हैं। वो इसलिए करने जा रहे हैं कि लोग वहाँ पे नज़दीक रह सकें मेट्रो के, क्योंकि ट्रैफिक डे बाय डे बढ़ रहा है। तो जो ये 5 एफएआर होने दिल्ली में जा रही है, तो सरकार से अपील होगी कि वो भी सोचे, हरियाणा सरकार, और मेट्रो के आगे जो एफएआर है उसको 5 करें, और वहाँ पे जो छोटे-छोटे पैचेस बचे हुए हैं, वहाँ पे रेज़िडेंशियल बनाने का की परमिशन दें, एज़ पर लॉ, एज़ पर सरकार की जो भी नॉर्म्स हो। तो क्या होगा, वो जो एक तो पैचेस अनऑथराइज़्ड एरिया से बच जाएँगे और वो पैचेस काम आएँगे, और लोगों के रहने के लिए बिल्डर्स हम सब मिलके उसको और अच्छा बनाएँगे, ताकि जो ट्रैफ़िक है, जो थोड़ा-सी भीड़ बढ़ रही है, वो मेट्रो के पास रहने से वो भीड़ में थोड़ी-सी कमी आएगी। देखिए, जो बजट है उससे बीइंग एन आर्किटेक्ट हमारी यही आशा है, जो मेरी पर्सनल मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, स्पेशली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है। ऐसा नहीं है कि आप 2 BHK बनाइए, 3 BHK बनाइए और वो बिल्डर को इतना महंगा पड़ रहा है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है अभी तो 45 लाख रुपीज़ का कैप लगा रखा है, उसमें नहीं उनको पड़ता खाता है। तो कुछ ऐसी स्कीम आनी चाहिए जो सिर्फ एक 1 BHK या फिर और भी और कुछ स्पेशल स्कीम, और उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो लोग बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एटलीस्ट अंडर 20 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ तक के लिए भी रिहायशी कुछ स्कीम होनी चाहिए, ताकि वो लोग भी अपना मकान लेकर के रह सके। स्पेशली महानगरों में, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, ऐसी जगह पे जो वर्कर्स हैं जिनकी सैलरीज 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ होती है, और वहाँ इन शहरों में रेंटल भी काफ़ी हाई है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए सरकार को स्पेशल कोई स्कीम लानी चाहिए, ताकि एक जगह पर वो अपना मकान एटलीस्ट ले सके शहर में काम करते हुए। तो ये सबसे पहला ज़रूरी है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 15-20 लाख रुपए के बजट का चाहे एक 1 BHK की कोई स्कीम हो, एक ऐसी स्कीम्स को लाया जाए, इसमें बिल्डर्स को रिबेट दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो ये चीज़ें करें और ऐसे लोगों को भी रहने को मिले। दूसरा, लेबर वेलफेयर। हमारी जो साइट्स पर लेबर्स काम करती हैं, जो डेली वेज लेबर होती है, उन लोगों की इंश्योरेंसेस के लिए, उनकी मेडिकल सुविधाओं के लिए और उनकी जो एजुकेशनल सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए, कोई स्कीम आनी चाहिए, उस पर रिबेट मिलना चाहिए, क्योंकि जो लेबर साइट पर काम करती है उन लोगों को जनरली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो उनके जो बच्चे वहाँ पर साइट पे होते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, उनको कोई मेडिकल अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं जो वो सरकार को लानी चाहिए। जिन लोगों के पास वो लेबर काम करती है, जिन कंपनीज़ में वो लेबर काम करती है, उन कंपनीज़ के अंदर उन कंपनीज़ को स्पेशल कुछ रिबेट देना चाहिए टैक्सेस में, या फिर बाकी चीज़ों के थ्रू सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि इस चीज़ में काम हो सके। और ऑफ कोर्स जो मटेरियल है, जो स्पेशली स्टील, सीमेंट और इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल वायर्स और बाकी जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में, इनमें भी कुछ GST के अंदर थोड़ा सा और रिबेट दी जाए सर, क्योंकि आजकल मकान बनाना आसान नहीं है। अच्छा खासा पैसा एक एंड यूज़र है जो मकान में लगाता है, जमा पूंजी अपनी जो है वो खर्च करता है, तो वो उस चीज़ को किसी तरीके से सब्सिडाइज किया जाए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। बस ये आशा है कि इस बार कुछ ऐसा ज़रूर सरकार लाएगी। थैंक यू। नए बजट से सबसे पहले तो एक उम्मीद की जा रही है कि बेसिकली होम लोन की जो लिमिट्स हैं, जो इंटरेस्ट उस पर लगता है, उसका एक दायरा बढ़ाया जाए थोड़ा सा। उससे क्या होता है, लोगों को टैक्सेशन में बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हर गरीब बंदे के लिए होता है, इसको भी थोड़ा ब्रॉडन किया जाए, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, सो दैट कि इसके अंदर कॉस्टिंग्स और ये सारी चीज़ें और करीब लोगों को मकान मिल सके, ठीक है नहीं। और जो सब्सिडाइज स्कीम्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जो सब्सिडाइज स्कीम जो स्वामी फंड्स वाली हैं, इसका भी दायरा थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि GST के ऊपर थोड़ी सी
आराम दिया जाए, सो दैट कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है गरीब बंदों के लिए या नॉर्मल बंदों के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आए, क्योंकि रेट बहुत बढ़ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और रेट को थोड़ा सा रैशनलाइज करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी आराम दिया जाए। ये चीज़ें हमारे को मिल जाए बजट में, तो रियल एस्टेट में आपको नजर आएगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा आएगा। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 56वें जीएसटी संशोधन बिल में सीमेंट पर जीएसटी घटा के 28% से 18% कर दी, ब्रिक्स मार्बल पर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। इसी टाइप से जो बैम्बू वुडन फ्लोरिंग्स होती हैं उस पर भी 12% से घटाकर 5% जीएसटी कम कर दी गई। उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि करीब 5% से लेकर 10% तक घर हमारे यहाँ सस्ते हुए हैं। पर चूंकि दिल मांगे मोर, तो अभी कुछ रियायतें और मैं चाहता हूँ भारत सरकार इस बिल में इस बार बजट में रखे। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर लगने वाली 5% जीएसटी रेजिडेंशियल में और 12% जीएसटी लगने वाली कमर्शियल में, उनको हटाया जाए। कारण कि जो भी मटेरियल हम खरीदते हैं उस पर ऑलरेडी हम जीएसटी दे चुके होते हैं और उसका कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, तो इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर जीएसटी जो विदाउट इनपुट क्रेडिट है वो बिल्कुल हटा देनी चाहिए। उससे नए जो भी बायर हैं उनको रियायत मिलेगी, क्योंकि ओसी आने के बाद सेम प्रोजेक्ट पर अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को तो कोई फर्क पड़ना नहीं कि ओसी से पहले ओसी से बाद, तो मेरे को लगता है वो अननेसेसरी बायर की पॉकेट पर एक वजन है। साथ ही साथ एक और मैं टेक्निकल पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई घर सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें ये पैसा री इन्वेस्ट करना होता है सेम रेजिडेंशियल यूनिट में। मैं ये चाहता हूं कि ये पैसा अगर मैं इंडस्ट्रियल कमर्शियल कहीं भी री इन्वेस्ट करें तो उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट एज इट इज मिलना चाहिए जैसे घर पर मिलता है। कारण कि एक घर अगर कोई सेल कर रहा है तो और कोई कारोबार कर रहा है तो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, और जो चीज रोजगार देती है वहां बेनिफिट ज्यादा मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर मैं रेजिडेंशियल बेचूं, कमर्शियल खरीदूं और इंडस्ट्रियल खरीदूं, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। नीरज जी, मैं कहना चाहूंगा कि 1 फरवरी को जो आम बजट आने वाला है, इससे देश की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम काफ़ी उम्मीदें कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने काफ़ी समय पहले कुछ स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स दिए थे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, और जो फर्स्ट टाइम होम बायर थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कोई ना कोई इस तरह के टैक्स बेनिफिट लेके आएगी जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर होंगे। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले जो स्कीम आई थी उसमें एक कैपिंग थी कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 45 लाख या 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बूम आ चुका है, तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी स्कीम आनी चाहिए जिसमें कि प्रॉपर्टी वैल्यू कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए हो और वहाँ पर फर्स्ट टाइम होम बायर को टैक्स रिलीफ मिलेगा, और मिले तो ये रियल एस्टेट के लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और आम जनता को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अपना घर होना सबका अपना एक बहुत बड़ा सपना है। नीरज जी, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को एक कुछ ऐसी भी योजनाएं लानी चाहिए कि जो हमारे अ, स- अ, सामान्य तबके के लोग हैं वो अपना एक घर पा सके। तो हमने पास्ट में भी देखा है कि दीनदयाल जन आवास योजना आई है, ऐसी और भी हम योजनाओं की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में जो कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जो कि लास्ट टाइम 12.5% किया गया था, उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें उसमें और ज़्यादा अब की बार कंसेशन मिले। इसके अलावा जो आज का आम नागरिक है और मैं कहूँ कि सैलरीड पीपल है, उसके ऊपर काफ़ी टैक्स का बर्डन है। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो टैक्स स्लैब 24 लाख से ऊपर 30% हो जाता है, वो लिमिट भी बढ़नी चाहिए। एटलीस्ट 40 लाख रुपए से ऊपर 30% का टैक्स स्लैब लगना चाहिए, अप टू 40 लाख रुपए, और स्लैब 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने पास्ट में ये भी देखा है कि गवर्नमेंट मूव कर रही है कि न्यू टैक्स रेजिम में जहाँ पर कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का न्यू रेजिम में भी बेनिफिट देना चाहिए। अगर इस तरह के
कुछ अमेंडमेंट होगी तो ये बड़ी वेलकम अमेंडमेंट होगी और देश की जनता को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और इसका जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और गवर्नमेंट की कलेक्शन भी इन अदर मैनर इंक्रीज ही होगी। देश की महिला वित्त मंत्री कितनी रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों पर खरी उतरती है और इस बजट के बाद कितनी रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, ये तो बजट पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।